अजीत डोभाल 007 भारत के कथित जेम्स बॉन्ड, क्योंकि नामकरण अब सबके हो गए, कोई चाणक्य है, कोई जेम्स बॉन्ड है, कोई चंद्रगुप्त है, कोई अविनाशी है। तो जेम्स बॉन्ड आज बड़े दिनों के बाद आए हैं सामने, और आते ही उन्होंने जबरदस्त काम किया। वो फटा पोस्टर निकला हीरो टाइप में, इन्होंने पोस्टर लगा दिया फोटो, और फोटो पीछे खुद और बॉस नरेंद्र मोदी दोनों छिप। अब सवाल बड़ा है कि आपके छिपने से, आप छिप जाओ तो हकीकत छिप जाएगी, ऐसे थोड़ा होता है। आपको भारत के गिरे हुए लड़ाकू विमानों का हिसाब देना पड़ेगा जेम्स बॉन्ड जी। कौन देगा? आप नहीं दोगे तो या तो फिर साहेब दें 56 इंच की छाती। बड़ा गंभीर मसला है ये मसला इसलिए गंभीर है कि आज इस वक्त आप जितने मीडिया के हेडलाइन देखेंगे, ये दिखाया जाएगा कि डोभाल ने डंका बजा दी। डंका क्या बजाया? कहा कि हमको जो नुकसान हुआ कोई एक फोटो दिखा दे। हमारी स्ट्राइक रेट 100% थी और हमको नुकसान जो हुआ कोई एक फोटो नहीं है, मतलब हमको कोई नुकसान नहीं हुआ। बड़ी गंभीर बात है। कार्यक्रम के पहले हेमंत भाई ने कई बार कहा कि नहीं, थोड़ा सा सेना उना पर बोलने पे फंसा देंगे लोग, तो फंसने उसने परवाह तो मुझे रहे नहीं कभी। सेना में हमारे सबसे बड़े जनरल कौन है? CDS अनिल चौहान। उसके बाद हमारे डिप्टी आर्मी चीफ, उसके बाद हमारे अटैची जकार्ता में इंडोनेशिया में कैप्टन शिव कुमार। सबने एक्सेप्ट किया और सबने सार्वजनिक रूप से कहा, सबके पब्लिक डोमेन में सबके क्लिप्स हैं कि हमको नुकसान हो। कैप्टन शिव कुमार ने तो यहां तक कहा कि उस नुकसान के लिए जिम्मेदार भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप है। अपना भी पक्ष रख देंगे। कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा था कि आप किसी भी सैन्य ठिकाने को टारगेट नहीं करेंगे, और इसी वजह से शुरुआत में कैजुअलिटीज हुई, शुरुआत में नुकसान हुआ। फिर हमने सुधार सब सुनाएंगे, एक एक करके सुनाएंगे। लेकिन आज डोभाल साहब कह रहे हैं कि नुकसान की कोई फोटो लाओ। दरअसल ये फोटो जो बोला उन्होंने, ये अजीत डोभाल का मनोविज्ञान है, ये मोदी के इकोसिस्टम का मनोविज्ञान। फोटो से आगे और फोटो से पीछे कुछ नहीं इनकी जिंदगी। फोटो पर शुरू और फोटो पर खत्म, यही है कहानी मोदी एंड कंपनी। 11 साल में फोटो ही तो खिंचवाया है, तो घूम फिर के फोटो पे आ जाते। बोलते समय इतना तो सोचना चाहिए कि आपके देश का सबसे बड़ा जनरल एक्सेप्ट किया सार्वजनिक रूप, और मैं जनरल चौहान को सैल्यूट करता हूं, CDS को। चर्चा पाते हैं। चलिए सुनाइए जरा माननीय फोटो डोभाल की बाइट। जिम्मेदार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये एडवाइजर है, ये एक बंदूक लेकर के लड़ने नहीं जाना है इनको, ये एडवाइजर है। क्या एडवाइस दिया था? क्यों देश के जो है पॉलिटिकल लीडरशिप ने भारतीय सेनाओं के हाथ बांधे? क्यों बांधे? इस देश में दरअसल कोई पद पर, टेक्निकल पद पे हो, एथिकल हो, लीगल हो, सब के सब नेतागिरी भाषा झोंक रहे हैं, सब नेतागिरी भाषा। मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा क्षमा सा। दर्शक भी कहते हैं कि मौका आप हेमंत जी दीजिए, तो मैं आप ही दूंगा मौका। जरा सुनवाइए CDS अनिल चौहान को। हो गया? क्या बोला? जेट गिरा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जेट क्यों गिरा ये इंपॉर्टेंट है। जकार्ता में क्या कहा? अगर 14 से रस्से बन के बैठे देश के जनरल से फोटो मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं फोटो? मैं यही जानना चाहता। देखिए, मैं कई बार जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, जब पूरे ऑपरेशन के दौरान हमने भी बड़ी एक तरीके से सारी चीजें बरती कि किस तरीके से सेना के मोराल पे, सारी रणनीति पे कोई चर्चा उस तरह की ना है, कोई नेगेटिविटी नहीं। लेकिन अब जब सारा ऑपरेशन हो गया है, सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में होगी, एक सवाल आपके बिल्कुल सही बात है कि अगर भारत में विंडो पेन भी नहीं टूटा, तो क्या डोवल साहब जो हमारे जहाज गिरे उनको विंडो पेन भी नहीं मानते? और उनको सबूत किससे चाहिए? पब्लिक डोमेन में तो फोटोग्राफ है नहीं। इंडियन एयरफोर्स बता देगी कितने जहाज गिरे, अपने CDS साहब बता देंगे कितने जहाज गिरे, डिप्टी चीफ ऑफ मिलिट्री बता देंगे, पूरी कहानी बता देंगे, अगर उनको ना पता। हालांकि जो हमारी जानकारी है, पूरे ऑपरेशन के दौरान डे इन एंड डे आउट डोवल साहब उस पूरे सिस्टम का, डिसीजन मेकिंग का हिस्सा थे, लगातार। तो वो कौन से सवाल है जो कि आज सारा देश जानना चाहता है? सबसे पहला साधारण सवाल, कितने विमान गिरे? कितने? सिंपल सा, कोई अंग्रेजी नहीं। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, जयशंकर साहब ने कहा कि हमने टारगेट करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया। कहा कि नहीं कहा? उनके प्रेजेंट इंडेफिनेट और 5 डेट का मतलब तो वो भी समझते हैं कि डिप्लोमेट, मेरा आप तो समझते। किसने कहा, क्यों कहा, किसको कहा कि हम आपके टेररिस्ट कैंपों पर स्ट्राइक करेंगे और आप इसको एस्केलेट मत कीजिए युद्ध से पहले? ये जयशंकर का ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, चाहे तो निकाल के, सारा देश ने देखा भी है, और चाहे और दे। किसकी जिम्मेदारी हुई पहले, किसने क्यों कहा कि हम केवल टेररिस्ट को अटैक करेंगे? यानी कि वो साउंड थे, और आपने एयरफोर्स को ये कह दिया कि उनकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं करोगे, उनकी एयर डिफेंस पे हमला नहीं करोगे। जो कैप्टन शिव कुमार, ये फिएस्को नहीं तो क्या है डिफेंस के ऑपरेशन? छोड़ दीजिए। पाकिस्तान और चीन मिलकर युद्ध, मिलकर अपने, क्या किसने कहा ये बात? डिप्टी चीफ ने। आपकी विदेश नीति और कूटनीति इतने सालों से क्या करे, ये कैसे होगी? और कभी आपने इसके बाद, जब ये सारा कुछ सब कुछ हो गया, उसके बाद आपने चीन का नाम आज तक लिया कि चाइना ने ये किया?
अगला सवाल, पाकिस्तान। भारत में आप हर जनसभा में, हर कार्यक्रम में, हर चीज में पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला। भारत से बाहर कभी आज तक डोवल साहब, मोदी जी ने, राजनाथ जी ने कभी पाकिस्तान का नाम लिया पेरिस को लेकर के, अदरवाइज क्या इस सवाल का जवाब नहीं चाहिए? छोड़ दीजिए, चीन का जो व्यवहार है, जब से गैलवान हुआ था जून 2020 में, आज 5 साल में, लगातार शत्रुवत व्यवहार है, लगातार। आपने एक बार चीन से आंख में आंख डालकर बात की कि आप ये क्या कर रहे हैं? गैलवान से लेकर तमाम चीज आप क्या करते हैं? 10 तारीख को सीज फायर हुआ, उसके तुरंत बाद अडानी, उसके बाद डोवल, उसके बाद राजनाथ, और अब जयशंकर जाने वाले हैं। चाइना को कॉल क्यों नहीं करते, नेम कॉलिंग क्यों नहीं करते कि यू आर द पीपल? उनसे सवाल पूछिए, क्यों नहीं पूछते? आप व्यापार करने पहुंच जाते, इसलिए इस सवाल का जवाब देश को चाहिए कि नहीं चाहिए? चाइना से व्यापार 114 बिलियन पहुंच गया, 100 बिलियन का घाटा है। इसलिए कि जो जयशंकर ने कहा था कि मुझसे इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जो आप चाहते हैं मैं उससे पंगा ले लूं, तो पंगा नहीं लोगे तो वो पंगा ले रहे हैं और आप व्यापार, ये तो गजब की साबरी नीति है। इसके अलावा आप अगर आगे चलेंगे, आप पहलगाम देखिए, एनएसए है डोवल साहब, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स राष्ट्रीय सुरक्षा संघ, वहां पर वो जो पहलगाम के आतंकी कौन थे, कितने दिन हो गया हमले को, वो वहां तक कैसे पहुंचे? उसके लिए खुफियागिरी की हमारी जो खुफिया तंत्र है उसकी नाकामी थी, सुरक्षा तंत्र की नाकामी थी। क्या उसमें डोवल साहब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? किसकी जवाबदेही है? सवाल है सुरक्षा की चूक के लिए, खुफिया चूक। वो आतंकी उस हादसे के बाद, उस हमले के बाद, उस नरसंहार के बाद कहाँ है? उनका कोई फोटो है? कहाँ चलेंगे? ये किसको पकड़ने थे और वास्तव क्यों नहीं पकड़ेंगे? इसकी कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही है? क्या डोवल साहब ये बताएंगे? मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूँ जनता की तरफ, कि जो सवाल बनते, वो जो जितने भी थे आतंकी, वो वहां तक पहुंचे कैसे? उतना बड़ा हादसा कैसे कर दिया? और उसके लिए जवाबदेही किसकी थी? पहलगाम के लिए जिम्मेदार कौन? इसका कोई जवाब है आपके पास? किसी ने उसकी जिम्मेदारी ली। आशीष भाई, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सुनने, डोवल साहब ने भी कहा कि सेना ने 28 मिनट में 11 एयरबेसेस टारगेट किए। इस पे कौन डाउट कर रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं। मेरा सवाल ये कि जब सेना जीत रही थी तो सीज फायर क्यों किया? किससे पूछ के? ये किसने करवाया ट्रेड का नाम? बताइए, जवाब दीजिए। उसकी तो उसके बाद भाषा, एक तरफ तो आपका सीज फायर हो रहा था और उसके बाद उसकी भाषा निरंतर आक्रामक होती जाए। भारत को क्या नहीं? और जो ट्रंप 21 बार कह चुके हैं कि मैंने कराया ट्रेड के नाम पे, उसका जवाब कौन देगा? वो आपके राष्ट्रवाद की पोल खोलता है डोवल साहब, उसका भी जवाब दीजिए। कहिए एक बार छाती ठोक के, ये ट्रंप ने नहीं, हमने। भारत आज पूरी दुनिया में, कोई मुनीर कहीं जाके लंच खा रहे हैं ट्रंप के साथ या कहीं कुछ कर रहे हैं, और भारत की स्थिति क्या है? इसके लिए जिम्मेदार आपने कहा कि डोवल साहब कह रहे हैं कि एक विंडो पेन का फोटो दिखाइए मुझे कि कोई टूटी हो। मैं डोवल साहब से केवल एक नागरिक होने के नाते, कि जो पहलगाम के अंदर 27 लोग मारे गए, वो भारत की संपत्ति। जो 5 जहाज गिरे जिनके आप नाम नहीं बता रहे, हमें तो पता है, वो भारत की संपत्ति थे। वो विंडो पेन से ज्यादा थे। पुंछ के अंदर 20 निर्दोष नागरिक मारे, वो भारत की संपत्ति थी। तमाम सैनिक, तमाम पुलिसकर्मी शहीद हुए, वो भी भारत की संपत्ति। क्या ये भारत का नुकसान नहीं? क्या बात कर रहे हैं आप? पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत दीजिए। आप देश के सामने, अब लड़ाई खत्म हुई, 31 दिन हो गए, आप देश को सच्चाई बताइए कि भारत को इस ऑपरेशन सिंदूर से क्या खोया, क्या पाया। इसमें कोई, आप पाकिस्तान जैसे देश को 4 वो मार करके, उससे सवाल नहीं है कि इस लड़ाई को लेबोरेटरी बढ़ा करके जो चीन ने अपने वेपन टेस्ट किए, उसका क्या जवाब है आपके पास? और हम सिटिंग डक्स क्यों? डोवल साहब, इसका जवाब बनता है। कुल मिलाकर के आशीष भाई, कि राजनीति कीजिए, आप राजनीति के मसलों को, देश की सुरक्षा के मामलों को आप इस तरीके से एक नैरेटिव को रिबिल्ड करने की कोशिश मत कीजिए। जिस सवाल का जवाब मोदी जी तो दे नहीं रहे, शाह साहब ने जिक्र बंद कर दिया, राजनाथ ने बंद कर दिया, आज डोवल साहब ने वहां चेन्नई की जो आईआईटी है उसकी 62वीं कन्वोकेशन दीक्षांत, वहां पे उन्होंने ज्ञान दिया, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से सीडीएस ने सिंगापुर में कहा, वो लड़की पूछ रही कि यू लॉस्ट एन एयरक्राफ्ट, एन, एक सवाल पूछे, वो ये क्या कह रहे हैं? दे 1 से ज्यादा। उसने कहा 6, उन्होंने कहा नहीं, संख्या इंपॉर्टेंट है। 5 जहाज गिर गए भाई, और आप कह रहे हो कि विंडो पेन में टूटी। किसको बेवकूफ बना रहे हो? तो डोवल साहब, आप इतने सीजनड आदमी है, इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट, क्या ये शोभा देता है? किस लिए? और जो भारत की विदेश नीति का कुल अर्जित था, उस सारे में आप देखिए क्या है, बालाकोट किया आपने, उसके बाद अब आपने ये, आप लड़ाई करने का थ्रेशोल्ड लेवल इतना नीचे ले आए हो कि आगे कोई भी फिर अटैक करेगा पाकिस्तान के, तो आप हर बात पर युद्ध करने चले जाएंगे क्या? पाकिस्तान का खौफ क्यों निकाल दिया आपने? आप खौफ क्यों निकाल रहे हो? कोई भी आदमी आपकी ताकत से डरता है। आपने 2 बार उनके साथ ये स्ट्राइक वाला ही करके वो जो खौफ था, वो खौफ खत्म कर, इस बात को क्यों नहीं समझते? तो वोट की राजनीति करना एक बात है, देश के सामरिक मुद्दों को, देश की रक्षा नीति को, देश के ओवरऑल उसको एड्रेस करिए, ना कि इस तरह की पॉलिटिकल जिमिक्स के फोटो दिखाइए कोई। अरे सब कुछ एयरफोर्स के पास जाके ले लीजिए, सीडीएस से ले लीजिए, आप तो उस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है। जब सीडीएस ये कह रहे हैं कि 7 तारीख को ये हुआ, 2 दिन हमने अपनी टेक्टिकल एरर सारी रिवाइज की, इंप्रूव की, तो वो टेक्टिकल मिस्टेक के लिए जिम्मेदार कौन था? वो डायरेक्शन किसने दी? और सीज फायर कैसे हो गए, किसने कराया? ये 2 ही तो सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। उसका जवाब नहीं दे रहे क्योंकि वो इनको पॉलिटिकली सूट नहीं करता। देश को इन मसलों के ऊपर, मैं फिर कह रहा हूं,
सेना के मुद्दों पर, रक्षा के मुद्दों पर, आतंक के मुद्दों पर, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसी पे सबसे ज्यादा राजनीति, घर में घुस के मारा, सबक सिखा देंगे, गोली का बदला गोला, ये भाषा नहीं होती डिफेंस की। आप ट्रंप थोड़ी हो यार, ट्रंप तो बाउंसर है, यू बिहेव लाइक दैट, व्हाट डज इट मीन? ये सीरियस चीज है, इसको सीरियसली लीजिए। एक विंडो पेन दिखाइए टूटा हो तो पूछ लीजिए एयरफोर्स से, बता देंगे वो सारे जार, सीडीएस बता चुके हैं, पूछ लीजिए जाके, इसको वो करना। तो थोड़ी सी गंभीरता उस लेवल पर, सीधी बात कीजिए कि हमने सीडीएस ने कहा ना कि हमने सबक सीखा, हमने अपनी टेक्टिकल चेंज की। ये फर्क जो मैं शुरू में कह रहा था आपको, वो इसलिए है कि वो प्रोफेशनल फोर्सेस है। सेना के आदमी को आप कितना ही रटा दो, वो झूठ नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? हाँ, ये वो झूठ नहीं असली बोलेगा। बात। हाँ, और बाकी जो लोग हैं उनकी समस्या है कि वो सच कैसे बोले, क्योंकि सच बोलोगे तो सवाल आ जाएंगे। सेना के कितने लोगों ने ये कहा कि हमारे पायलट सेफ है, किसी ने ये तो नहीं कहा कि हमारा जहाज नहीं गिरा। और डोवल साहब कह रहे हैं हमारा एक टूटा हुआ विंडो पेन का फोटो दिखाइए, तो अब आशीष चित्रांशी और हेमंत त्रिवेदी विंडो पेन के फोटो तो नहीं, जहाज का सवाल पूछ रहे, उसका जवाब। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। आप कह रहे हैं कि एक कांच भी नहीं टूटा। अजीत डोल ने कहा है कि मैं दिखाता हूं पाकिस्तान ने जंग में हमारा क्या हशर किया है। मजीद इसके ऊपर भारतीय मीडिया का रद्द अमल क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। साहब जो हमारे एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो स्कर्मिश हुई थी उसमें भारत का एक कांच भी नहीं टूटा था। उन्होंने दावा किया कि मुझे कोई एक फोटो दिखा दीजिए जिसमें एक कांच भी टूटा हो। मैं सीधे आपको ले चलता हूं 9 जून 2025 की प्रिंट की खबर पे। ये जो खबर है इसमें कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो घर टूटे हैं, क्षतिग्रस्त हैं, उनके लिए 25 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी से क्षतिग्रस्त टूटे हुए मकानों के लिए 25 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि की मंजूरी दी गई है। यह खबर सीधे सीधे प्रिंट में है। इस खबर में कोट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की गोलाबारी से जो घर टूटे थे उनके लिए 2 लाख रुपए, और जो घर थोड़ा बहुत टूटे थे, आंशिक रूप से टूटे थे, उनको 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सहायता दी जाएगी। मेरा सवाल अजीत डोभाल जी से बहुत विनम्रता से है कि अगर कोई कांच भी नहीं टूटा तो फिर भारत सरकार ये मदद किस बात की दे रही थी। एक और खबर की तरफ उनका ध्यान ले जाता हूं, और यह भी किसी विदेशी मीडिया में नहीं है। अपने बयान में उन्होंने विदेशी मीडिया को लेकर भी बहुत कुछ कहा है, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन ये जो मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूं, ये किसी विदेशी मीडिया का नहीं है, बल्कि आज तक का न्यूज है, जिसको सरकार का करीबी माना जाता है। यह न्यूज बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तानी हमले हुए थे, उसमें जो घर टूटे थे, उनको जो राशि दी जा रही थी मुआवजे की, हर जाने की, उससे वो नाखुश थे। इसमें बताया गया है कि पूरी तरह से तबाह जो घर थे उसको केवल 1.3 यानी 1,30,000 रुपए दिए जा रहे थे, और जो थोड़े बहुत टूटे थे उनको 10,000 रुपए से भी कम या 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा था। अब मैं फिर एक बार आपसे पूछ लेता हूं कि आज तक में 10 जुलाई 2025 को यह खबर आई है, इसमें आंशिक रूप से यानी थोड़ा बहुत टूटे हुए घरों का जिक्र है और पूरी तरह से टूटे हुए घरों का जिक्र है, और उसके लिए सरकार जो मुआवजा दे रही है उससे लोकल लोगों में नाराजगी का जिक्र है। आप मुझे यह बताइए कि अगर कांच भी नहीं टूटा तो ये 1,30,000 रुपए, 10,000 रुपए, कहीं 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ये जो सारे मुआवजों की बात की गई है, ये किस बात के लिए की गई है? आप तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, आप हमारे पुराने चीफ रहे हैं, जो हमारी गुप्तचर एजेंसी है रा के चीफ रहे हैं। आप तो दुनिया को हमसे और हमारे जैसे लोगों से 1000 गुना ज्यादा जानते हैं। जहां हम पहुंच भी नहीं सकते वहां आप जब चाहें तब जा सकते हैं। आप पुंछ के बारे में और उन सारी जगहों के, सीमावर्ती जगहों के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वहां पर एक कांच भी नहीं टूटा है? आईआईटी के स्टूडेंट्स, आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स थे जिनके बीच में आप बोल रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स थे सबके हाथ में मोबाइल होगा और सब जानते होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में घर टूटे हैं, पुंछ में टूटे हैं, और भी बहुत सारी जगहों पर टूटे हैं। इस तरह का बयान देने का क्या मतलब है? और सिर्फ घर नहीं टूटे हैं, जान का भी नुकसान हुआ है। याद कीजिए, पुंछ में 7 मई को एक टीचर थे मोहम्मद इकबाल कारी, सीमा पार से गोलाबारी हुई और उसमें कारी साहब मारे गए। उसमें एक कहानी आप जानते ही हैं कि एबीपी न्यूज, जी न्यूज, न्यूज 18 इंडिया, न्यूज 18 एमपी और भी कई सारे चैनल्स ने बाकायदा यह खबर चलाई कि कारी साहब जो थे वो पाकिस्तान के आतंकवादी थे जिनको भारत की सेना ने मारा है, जबकि यह पूरी तरह से झूठ था। वो एक मदरसे में टीचर थे। उनके परिवार के लोगों ने कोर्ट में मुकदमा भी किया है इन चैनलों के खिलाफ और अच्छा खासा हर्जाना मांगा है। तो बाकी लोगों की आप छोड़ दीजिए, लेकिन यह तो एक ऐसी मौत है मोहम्मद इकबाल कारी की जिसकी टीवी चैनल्स पर जम के चर्चा हो गई है। अगर कांच भी नहीं टूटा है तो मोहम्मद इकबाल कारी साहब कोई हार्ट अटैक या शुगर या किसी और बीमारी से तो नहीं मरे, वो पाकिस्तान की गोलाबारी से ही मरे। यह भी छोड़ दीजिए, आप याद कीजिए शिव कुमार साहब को, जिन्होंने इंडोनेशिया में एक प्रोग्राम में बाकायदा बयान दिया था। और शिव कुमार कोई ऐरी गैरी पर्सनालिटी नहीं है, कैप्टन शिव कुमार है और इंडोनेशिया में हमारे सिक्योरिटी अटैची हैं।
यानी सरकारी पद पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि भारतीय वायुसेना ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हाथों कुछ लड़ाकू विमान गिराए। उन्होंने यह भी डिटेल बताया था कि इसका कारण था हमारा पॉलिटिकल कंपल्सन। हमको कहा था कि ट्रेडिशनल वारफेयर में नहीं जाना है, पाकिस्तान के जो सेना के ठिकाने हैं उन पर कोई हमला नहीं करना है, सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना है। तो हमने तो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ट्रेडिशनल जो लड़ाई होती है, ट्रेडिशनल वारफेयर जो होता है, उसमें चला गया और उसने हमारी जहाजों को गिरा दिया। आप कह रहे हैं एक कांच भी नहीं टूटा, और यहां हमारे कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं कुछ जहाजों को गिरा दिया। अब कैप्टन शिव कुमार से भी थोड़ा ऊपर चलते हैं, अपने सीडीएस की बात करते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगर आप हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस देश की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के सबसे सीनियर ऑफिसर हैं जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान एक बार भारत के बाहर और एक बार भारत के भीतर यह स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे जहाज गिराए गए। सारी दुनिया में यह बात आ चुकी है और मैं बहुत साफ कहता हूं कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं। जब लड़ाई होगी तो जहाज गिरेंगे, जब लड़ाई होगी तो शहादतें होंगी, जब गोलाबारी होगी तो दोनों तरफ सीमाओं पर नुकसान होगा। अगर हिंदुस्तान की सीमाओं पर नुकसान हुआ है, पुंछ में घर कुछ गिरे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ भी जबरदस्त नुकसान हुआ है, वहां भी लोगों को घर खाली करके भागना पड़ा है, वहां भी घर गिरे हैं, लोग मारे गए हैं, वहां का भी नुकसान हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं, एनएसए साहब की बाकायदा तस्वीरें जारी हुई जिसमें पाकिस्तान के एयर बेसिस का नुकसान दिखाया गया है, ये सब ठीक है। लेकिन यह कहना कि भारत में एक कांच भी नहीं टूटा, यह किस तरह की पॉलिटिक्स है, इस पर कौन भरोसा करेगा? आपको याद होगा, आखिरी ये उदाहरण दे दूं जिसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि राहुल गांधी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो पुंछ में बाकायदा गए थे, एक एक घर में गए थे जो टूटा था, वहां लोगों से बात की थी और उसका वीडियो हमारे सामने है जिसमें घरों टूटे हुए घर दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में चलते हुए राहुल गांधी दिख रहे हैं, उनसे शिकायतें करते हुए, उनसे अपनी परेशानियां कहते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। इन सबको कैसे झुटलाया जा सकता है? दर्द इस बात का जरूर है कि प्रधानमंत्री महोदय नहीं गए। प्रधानमंत्री महोदय को भी उन इलाकों में जाना चाहिए था। ये जो जंग चली है उसकी कीमत चुकाई है उन लोगों ने, उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। अब विदेशी मीडिया की लगातार बात कर रहे हैं कि विदेशी मीडिया जो है वो पाकिस्तान के फेवर की रिपोर्ट चला रहा है। इस बात को हम भी मानते हैं, तस्लीम करते हैं और इस बात पर कई बार मैं बात कर चुका हूं। आपने न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम लिया है, अकेला न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, बीबीसी भी है और भी कई सारे हैं जिनकी खबरें पढ़ के ऐसा लगता है कि ये खबरें जो है बिल्कुल पाकिस्तान के फेवर में लिखी गई। मान लिया, बिल्कुल ठीक बात आपने कही, मान लिया, लेकिन सवाल यहां पर सीधा यह खड़ा हो जाता है कि आखिर न्यूयॉर्क टाइम्स या बीबीसी या कोई भी इंटरनेशनल अखबार पाकिस्तान के फेवर की खबरें क्यों छाप रहा है? क्यों आपके फेवर की खबरें नहीं छाप रहा है? हमारे प्रधानमंत्री महोदय दुनिया भर में जाते हैं, जाने कितने देशों का सर्वोच्च सम्मान उनके सीने पर लगा हुआ है, दावा होता है कि दुनिया में उनका डंका बजता है, उनके और उनकी पार्टी के जो मीडिया मैनेजमेंट का है वो उदाहरण दिया जाता है कि क्या शानदार मीडिया मैनेजमेंट करते हैं ये लोग। बताया जाता है कि कभी वो अमेरिका गए थे तो ट्रंप ने कहा था कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन आप जैसी मीडिया नहीं है। ये सारी बातें हैं। तो ये मीडिया मैनेजमेंट, ये डिप्लोमेसी कैसे फेल हो जाती है विदेश में? विदेश के अखबारों में हमारी बात क्यों नहीं आ पाती? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप शिकायत कर रहे हैं, लेकिन दरअसल शिकायत आपसे और सरकार से होनी चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का पक्ष तो आ रहा है विदेशी अखबारों में, हमारा पक्ष नहीं आ रहा है। इसके कई कारण मैं आपको बताता हूं। पहला कारण तो यह है कि हमारे यहां जो विदेशी पत्रकार काम कर रहे थे उनमें से कई को आप निकाल चुके हैं। दूसरी बात यह है कि आपने छुपाने की लगातार नीति बनाई, आपने लगातार छुपाने की नीति बनाई। जहाज गिरे हैं, नहीं गिरे हैं, कितने गिरे हैं, इसको लेकर इतने तरह के बयान आ गए कि पूरी दुनिया में कंफ्यूजन होना बेहद स्वाभाविक था। अब यह खबर आ रही है कि जहाज गिरे हैं। यही खबर वाशिंगटन पोस्ट में और बाकी सारी जगहों में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पहले छप गई है। अगर उसी समय सामने आकर स्वीकार कर लिया जाता कि भाई हम ट्रेडिशनल वारफेयर नहीं चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने ट्रेडिशनल वारफेयर शुरू कर दिया, इसलिए हमें कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को हमने उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, ये बात अगर साफ साफ सामने आ गई होती कि हमारे 1 या 2 या 3 जहाज गिरे हैं तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ता। जब सारा काम वोट के लिए होता है तो आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की तरफ ध्यान देना भूल जाते हैं। आप तो ये चाहते थे, चूंकि मोदी जी को जो एयरफोर्स वाला ओवरऑल होता है वो पहनाकर ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स तैयार कर दिए गए थे, तो आप तो अपनी जनता में यह संदेश भेजना चाहते थे कि हम बिल्कुल जीत के आए हैं। और आपको लगता था कि अगर हम बताएंगे 2 या 3 जहाज गिरे हैं तो जनता कहेगी अरे नुकसान कैसे हो गया। जो इमेज बनाई गई है प्रधानमंत्री महोदय की कि बस वो विश्व विजेता है, विश्व गुरु है, वो इमेज खंडित होने का डर था, इसलिए शायद इन सारी चीजों को छुपाया गया। लगातार इसको मोदी जी की सफलता से जोड़कर दिखाने की कोशिश हुई, इसको जीत की तरह दिखाने की कोशिश हुई, और जीत में भी नुकसान होता है। जब आप जंग लड़ते हैं, जो जीतता है उसका भी नुकसान होता है। ईरान और इजराइल दोनों दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जंग जीता है, लेकिन नुकसान इजराइल में भी हुआ है और नुकसान ईरान में भी हुआ है। उस नुकसान को स्वीकार कर लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, चीजें साफ होती हैं तो इंटरनेशनल मीडिया भी देख पाता है और बाकी चीजें भी हो पाती हैं।
लेकिन आपके यहां एक तो ये वाला अप्रोच, दूसरा आपके नेशनल मीडिया ने इतना तमाशा मचा दिया, जिस मीडिया को आप अपना समझते हैं उसने इतना तमाशा मचा दिया कि दुनिया भर में हमारा माहौल उड़ा, दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ा। कभी कराची कब्जा करा दिया, कभी आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा दिया, कभी कुछ कब्जा करवा दिया, और कभी लाहौर कब्जा करवा दिया, और कभी तो इस्लामाबाद पर ही कब्जा करवा दिया, जबकि ग्राउंड पर कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं था, ग्राउंड पे कोई लड़ाई हुई नहीं थी। लड़ाई जो हो रही थी वो आसमानी हो रही थी। तो जब आपका मीडिया इस तरह का तमाशा फैला रहा था और आपको लगता है कि आपका मीडिया केवल देश के लोग देखते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटना होती है तो हर देश, हर आदमी, दोनों देशों का मीडिया जाकर देखना चाहता है। हम भी जब इजराइल ईरान की लड़ाई हो रही थी तो इजराइल का भी मीडिया देख रहे थे, और ईरान का भी मीडिया देख रहे थे, और इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहे थे, और अपने निष्कर्ष निकाल रहे थे। तो दुनिया भी देख रही थी उस समय हिंदुस्तानी मीडिया, और उस पर जो फ्लैशेज चल रहे थे, जिस तरह का सायरन बज रहा था, कराची पर कब्जा हो गया, हमारी नेवी कराची में घुस गई, ये सब मजाक का बायस बना सारी दुनिया में। और जब आपका मीडिया मजाक का बायस बन जाएगा, आपका मीडिया सही इंफॉर्मेशन देगा नहीं जिसे लोग कोट कर सकें, और आप लगातार छुपाएंगे कि क्या हुआ, तो आप बताइए इंटरनेशनल मीडिया कैसे बिहेव करेगा। और मामला सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया के बिहेव करने का नहीं है। जो चीज नहीं कही गई, जो एनएसए साहब नहीं कह पा रहे हैं, और जो बिल्कुल साफ है, वो ये है कि दुनिया का कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। किसी मुल्क ने हमारे इस दावे को नहीं माना कि बैसरण घाटी में जो हमला हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है। आप मुझे किसी भी इंटरनेशनल फोरम से जारी एक भी बयान दिखा दीजिए जिसमें पाकिस्तान का नाम आप लाने में सफल हुए। आप एससीओ में जाते हैं, एससीओ में पाकिस्तान बलूचिस्तान का नाम शामिल कर लेता है, आप बैसरण घाटी या पहलगाम का नाम भी नहीं शामिल करा पाते हैं। आप क्वाड में जाते हैं, जहां पे जापान भी है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर अमेरिका है, और आप हैं, 4 ही मुल्क हैं। लेकिन इन तीनों मुल्कों को भी आप इस बात के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं कि बयान में वो पाकिस्तान का नाम लें। आतंकवाद की घटना की आलोचना तो होती है, पहलगाम की आलोचना भी होती है, पहलगाम में जो कुछ हुआ, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाता है। ऐसे ही आप देख लें ब्रिक्स में, जिसके आप संस्थापक सदस्य हैं, और जहां आप अपना भरोसा धीरे धीरे लगातार खोते जा रहे हैं, वो ब्रिक्स का बयान भी आता है, बढ़िया बयान आता है, कश्मीर की घटना की बात करता है, कश्मीर की घटना की मजम्मत करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी बात करता है, लेकिन पाकिस्तान का नाम आप वहां भी नहीं ला पाते। मैं बार बार याद दिलाता हूं कि मुंबई में जब हमला हुआ था, ताज होटल वाला हमला, उसके बाद सारी दुनिया ने पाकिस्तान की मजम्मत की थी। उसके बाद एफएटीएफ में पाकिस्तान किनारे पड़ गया था, हर फोरम पर पाकिस्तान किनारे हो गया था, उसको हथियार मिलने में मुश्किलात आ रही थी, सब कुछ हुआ था। लेकिन उस समय हमारे प्रधानमंत्री या हमारे दूसरे जो नेता थे, जो सत्ता में थे, इसको अपनी जीत की तरह नहीं दिखा रहे थे, चुपचाप डिप्लोमेसी कर रहे थे। डिप्लोमेसी एक चीज ही ऐसी है जो प्रचार करके नहीं होती है, बहुत शांति से होती है, चुपचाप होती है, पर्दे के पीछे होती है, कुछ जनता से शेयर किया जाता है, लेकिन ज्यादातर जनता से शेयर नहीं किया जाता है। यहां तो हर चीज को एक उत्सव में तब्दील कर दिया जाता है। हमारा एक आदमी जाता है स्पेस में तो उससे पूछा जाता है हलवा खाया था। युद्ध होता है तो मोदी जी को बाकायदा एयरफोर्स के ओवरऑल में पहनाकर ऑपरेशन सिंदूर के बगल में खड़ा कर दिया जाता है। जो लड़ रहे थे वहां पर, जो शहीद हुए वहां पर, उनकी बात ही नहीं होती। तो जब आप हर चीज पॉलिटिक्स के लिए करेंगे, जब आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आपकी डिप्लोमेसी, आपकी लड़ाइयां, आपके समझौते, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस लिहाज से होंगे कि जनता के अंदर डंका बजने की छवि आ सके और जाहिर तौर पर 1 या 2 जो हमारे पूंजीपति हैं उनको फायदा पहुंच सके, तो फिर आपको इस बात की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल दुनिया में आपको कहीं कोई सपोर्ट मिलेगा। और देखिए, बातें करना एक बात है, उनको निभाना एक बात है। जैसे हमारे डोभाल साहब ने आईआईटी मद्रास के इस दीक्षांत समारोह में कहा कि आईआईटी के जो लोग हैं वो पढ़ के अमेरिका चले जाते हैं और उसके बाद उनको अफसोस होता है कि वो हिंदुस्तान में किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे। और ये कहते समय वो भूल गए कि उनके जो लड़के हैं वो खुद विदेश के नागरिक हैं, एक यूके के नागरिक हैं और दूसरे ने शायद अमेरिका की नागरिकता के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो आप अपने बच्चों को विदेश का नागरिक बनने देंगे और आईआईटी मद्रास के युवा बच्चों से उम्मीद करेंगे कि वो देश छोड़कर ना जाएं, तो वो मानने वाले नहीं हैं। ऐसे ही आप कहेंगे कांच भी नहीं टूटा और दूसरी तरफ पुंछ और बाकी सारे, और केवल पुंछ का मामला नहीं है, कच्छ में भी गोलाबारी हुई है, पंजाब के भी कुछ इलाकों में, कुछ सीमावर्ती इलाकों में गोलाबारी हुई है, राजस्थान के कुछ इलाकों में गोलाबारी हुई है, पूरी सीमा पर गोलाबारी की खबरें आई हैं और सब जानते हैं। मैंने दोस्तों, भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास गए उनके 62nd कॉन्वोकेशन के लिए, और ये बात है 11 जुलाई यानी कि कल की। और वहां पे बोलते हुए उन्होंने 2-3 बातें रखी, वो बातें भी रखूंगा, फिर अपनी बात रखूंगा आपके सामने कि आप समझ जाएं कि मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये सब बातें कर रहा हूं। उन्होंने ये बोला, और ये सब चीजें आप टेलीविजन पे देख चुके हैं बाय द वे, तो ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, कल से चल रहा है, पिछले 24 घंटे से, कि ये हो गया, ऐसा बोला उन्होंने, ये बोला वगैरह। तो इसेंशियली उन्होंने ये बोला कि हमने पाकिस्तान को बड़ा डैमेज करा था ऑपरेशन सिंदूर में। फिर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने यहाँ पे एक शीशा नहीं तोड़ा खिड़की का, नॉट अ पेन ऑफ ग्लास वाज ब्रोकन इनसाइड इंडिया। और फिर उन्होंने चैलेंज करा कि भाई अगर तुमने कांच का शीशा तोड़ा है तो उसका प्रूफ दे दो हमें, कोई फोटोग्राफ, कोई सबूत होगा आपके पास। और फिर फॉरेन मीडिया को उन्होंने ये बोला कि
देखिए, आप लोग जो स्टोरीज चला रहे हैं वो गलत है। अच्छा, ये सारी की सारी बातें जो एनएसए साहब ने बोली, सारी की सारी बड़ी एप्ट है, और मैं चाह रहा था कि कोई ना कोई आता और ये सब चीजें बोलता, जिस तरीके से फॉरेन मीडिया ने एक स्लांटेड नैरेटिव दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसमें दो बातें हैं, एक तो पाकिस्तान की, एक मीडिया की है। देखिए, पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता सच और झूठ से, वो झूठ में पली हुई कौम है। तो चाहे भारत के एनएसए हों, भारत के प्रधानमंत्री हों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर हों, होम मिनिस्टर हों, कोई भी हो, कोई भी ऊपर से खुदा आ जाए, पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ढीठ कौम है, ये हराम का खाने वाली कौम है, ये झूठ में सनी पली कौम है, और इस कौम को आप जो चूरन इसके आका खिला देते हैं वो चूरन खा लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये कहते हैं कि हम इस्लाम के किले हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान इस्लाम का किला है और न्यूक्लियर पावर है, फलाना ढिमका। लेकिन जब आप किसी भी पाकिस्तानी से ये बोलें कि साहब चीन जो है वो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, पाकिस्तानी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं, पाकिस्तानी जिसने पैसा दे दिया वो इनका मालिक है। एक तो ये बात है। अब मैं मीडिया की बात करना चाहता हूं, जो कि ज्यादा जरूरी है इस कॉन्टेक्स्ट में जो एनएसए साहब ने बात करी है। देखिए साहब, मीडिया को मैनेज करना आना चाहिए, और मुझे लगता है कि भारत मीडिया मैनेजमेंट पे थोड़ा सा कमजोर है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वॉरफेयर का वो काइनेटिक है, और ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, हमें माननी पड़ेगी। जब तक हम कमजोरी को पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं करेंगे, उसमें हमारी तरक्की नहीं हो सकती। हमारा जो टोटल वर्ल्ड व्यू है, सोचने का तरीका है, वो हाईली काइनेटिक है, और मुझे लगता है कि एनएसए साहब को और प्रधानमंत्री जी को भी इस बात ने परेशान तो जरूर किया होगा। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, मीडिया को किस तरीके से संभालना है, मीडिया को किस तरीके से आपको घुमाना है, आजकल की दुनिया में यही चलता है। 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी है, 3 वॉरफेयर डॉक्ट्रीन है चाइना की। ये 3 वॉरफेयर डॉक्ट्रीन है क्या? मैंने एक बार बहुत पहले बताया था, 2-3 साल पहले। आज मैं फिर रिपीट करता हूं। चाइना ने बहुत पहले डिसाइड करा कि सिर्फ मिसाइल, बम, पटाखे, गोली, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर 5th जनरेशन ये काफी नहीं है आज की लड़ाई में। ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। आपको आजकल की लड़ाई में और चीजें करनी है। 3 वॉरफेयर हैं कौन से? नंबर 1 साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, दिमाग पे चोट पहुंचाना। नंबर 2 मीडिया वॉरफेयर, यानी कि मीडिया को किस तरीके से मैनिपुलेट करना। नंबर 3 लीगल वॉरफेयर, जिसको लॉफेयर भी बोलते हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर। ये चाइना ने 3 वॉरफेयर की स्ट्रेटजी बनाई, और ये 3 वॉरफेयर की जो स्ट्रेटजी है, इसको चाइना ने बिल्कुल डवटेल कर दिया अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में। यानी कि जो आर्मी के ऑफिसर हैं चाइना में, जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं यानी कि पीएलए के ऑफिसर्स, उनको सिखाया जाता है कि विदेशी मीडिया को कैसे मैनिपुलेट करना है। उनको सिखाया जाता है कि विदेशी सोशल मीडिया को कैसे मैनिपुलेट करना है, और ये वो लोग भारत में कर चुके हैं। अब मैं बताता हूं कैसे। 2-3 एग्जांपल आपको दे देता हूं, फिर मैं वापस एनएसए साहब ने जो बोला है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट द एनएसए हैज सेड। जैसे आपने देखा गलवान में जो PP-14 है, लेट्स बी प्रिसाइज, PP-14 पे, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे चीनी फौज आई, भारतीय फौज ने उसको रोका, वहां पे लड़ाई हुई। बाकी कहानी आपको पता है गलवान में क्या हुआ। बड़ी ब्रूटल फाइट हुई थी वहां पे। अब हुआ यह कि चाइना ने जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे करा मीडिया में, पूरी दुनिया में चाइना ने पोर्ट्रे करा। चाइना ने इस तरीके से पोर्ट्रे करा कि जितनी भी क्षति पहुंची है, जितने भी लोगों की वीरगति हुई है, पूछ लीजिए एयरफोर्स से, बता देंगे वो सारे जार। सीडीएस बता चुके हैं, पूछ लीजिए जाके किसको वो करना। तो थोड़ी सी गंभीरता उस लेवल पर, सीधी बात कीजिए कि हमने, सीडीएस ने कहा ना कि हमने सबक सीखा, हमने अपनी टेक्टिकल चेंज की। ये फर्क जो मैं शुरू में कह रहा था आपको, वो इसलिए है कि वो प्रोफेशनल फोर्सेज है। सेना के आदमी को आप कितना ही रटा दो, वो झूठ नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? हाँ, ये वो झूठ नहीं असली बोलेगा। बात। और बाकी जो लोग हैं उनकी समस्या है कि वो सच कैसे बोले, क्योंकि सच बोलोगे तो सवाल आ जाएंगे। सेना के कितने लोगों ने ये कहा कि हमारे पायलट सेफ है, किसी ने ये तो नहीं कहा कि हमारा जहाज नहीं गिरा। और डोभाल साहब कह रहे हैं हमारा एक टूटा हुआ विंडो पेन का फोटो दिखाइए। और आशीष चित्रांशी, हेमंत त्रिवेदी विंडो पेन के फोटो तो नहीं। जहाज का सवाल पूछ रहे, उसका जवाब दे दीजिए। सीज फायर का सवाल पूछ रहे, उसका जवाब दे दीजिए। ट्रेड के जरिए सीज फायर कराने का जवाब दे दीजिए। ये है वो सवाल जो देश से जुड़े हुए सवाल। वो जो ऑपरेशन सिंदूर था, वो आया गया हुआ, खत्म हुआ। मोदी जी की नसों से भी ऑपरेशन सिंदूर, मेरे ख्याल में जो गर्म सिंदूर था वो शायद इधर उधर हो गया होगा, अब तो कुछ नया आ गया होगा। तो इन चीजों को मैं कह रहा हूं, इसको सियासत की बजाय, ये गंभीर विषय है, इनकी गंभीरता को कम ना करें। देश को सारा पता है। बेहतर ये होगा कि आप जवाबदेही तय करें। वो जो हत्यारे हैं जिन्होंने नरसंहार किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये होना चाहिए। ना कि ये कि आप मुझे टूटी हुई विंडो पे मिले, इसका कोई अर्थ नहीं। चर्चा आज देश में करनी चाहिए कि आपका मिग गिर रहा था पहले, मिग के बाद जगुआर गिरने लगे हैं।
मिजाज गिरने लगे हैं। इस पे चर्चा करनी चाहिए कि आपकी एयरफोर्स की ताकत कहाँ जा रही है, आपकी एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं उस पर क्या करना चाहिए। आप फोटो खोजने में लगे हो। अच्छा, यही फोटो अगर विपक्ष मांग ले तो देशद्रोही हो जाता है। फोटो भी बड़ा सिलेक्टिव है, फोटो भी राष्ट्रवादी है और देशद्रोही है। विपक्ष कभी मांग ले कि फोटो जरा दिखा दीजिए तो कहेंगे देखो सबूत मांगते हैं, देशद्रोही है सब। ये फोटो मांगेंगे तो ये राष्ट्रवादी फोटो मांगते हैं। और मेरा सबसे बड़ी मेरी एक ही आपत्ति है, 30 सेकंड का मैं खाली आपसे जवाब लूंगा। एक ही सबसे बड़ी आपत्ति, सेना के सत्य और सेना के पराक्रम, इस पर इस देश में किसी को संदेह नहीं, किसी को संदेह नहीं। इन राजनेताओं को भले छोड़ दिया और हमें तो कतई नहीं। आप सेना को कंट्राडिक्ट तो नहीं करना चाहिए। आप अपने सीडीएस को, आप अगर ये क्लिप एक तरफ 2 विंडो बना करके और एक तरफ इनको दिखा दिया जाए, एक तरफ हमारे सीडीएस को दिखा दिया जाए, हमारे डिप्टी एयर चीफ को डिप्टी आर्मी चीफ को दिखा दिया जाए, हमारे कैप्टन जो है जो इंडोनेशिया में है अटैची, उनको दिखा दिया जाए। आप बताइए दुनिया में क्या इमेज बनेगी? हम पर कोई भरोसा क्यों करेगा? कह रहे यार ये तो झूठे हैं, सब आपस में एक दूसरे को झूठा साबित करने में लगे। व्यवहारिक बात में, मैं टेक्निकल नहीं बात कर। क्या ये बताइए आप, क्या दुनिया को कंट्राडिक्ट कर दो? हमें हेमंत अत्री को, दोनों सारी बात को अभी खारिज कर दीजिए। डोभाल साहब स्वागत करता हूँ, हाथ जोड़ खारिज कर दो, हमें नहीं फर्क है। खारिज कर दो कि अगला वीडियो फिर लेकर जाएंगे हम, फिर सवाल पूछे। आप आर्मी के टॉप जनरल्स, आर्मी के टॉप लोगों को आप उनके बातों को कंट्राडिक्ट कर रहे हो और आप एनएसए हो। ये गंभीरता पे मैं खाली फाइनल कमेंट। आशीष भाई सिंपल सी बात है, वही बात वही आएगी कि वो तीनों लोग जिनको आप रेफर कर रहे हो, दे आर द टॉप प्रोफेशनल पीपल। उनको राजनीति नहीं करनी है, उनको सच्चाई बतानी है, उनको मैदान में जाके युद्ध लड़ना है, उनको देश का हिसाब देना है। अगर कोई सफलता मिली उसको वो क्लेम करेंगे, कोई नाकामी रही उसको, कोई गलती हुई तो उसको। उन्होंने तीनों चीज स्वीकार है। सीडीएस से बड़ा कौन होता है जो ये कह रहा है कि हमसे टेक्निकल खामी हुई, हमने सुधारा? गजब। और आप 31 दिन बाद जब आपका ये सब खत्म हो लिया, उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे टूटी हुई विंडो पे दी। मतलब समझिए, उनको देश की रक्षा करनी है, किसी को देश की राजनीति करनी। आप समझ जाइए इस सवाल, राजनीति और रक्षा में एक मूलभूत अंतर है। जी यहाँ आपने देख लिया भारतीय मीडिया का रद्द अमल। झूठे दावों से कौमें नहीं बचती जेम्स बांडा। वो दिन याद कर जब पाक फजाइया ने तेरे जंगी गुरूर को लाशों में बदला था। बाने नहीं हकीकत बोल, कितने त्यारे गिराए। पाकिस्तान ने 56 इंच की सीना जोरी, पाक फौज ने हड्डियों समेत तोड़ दी। नकली जेम्स बांडा, बहादुरी के दावे छोड़, पहले वो त्यारे गिन जिन्हें पाक शहीनों ने ज़मीन बोस किया। 56 इंच का गुरूर अब सिर्फ खाक में है। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने अगर देखनी है हमारे चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नेगबान।